सिविलियंस में आप सभी का स्वागत है। ये जो क्लास है ये जेपीएससी मेंस पेपर 5 यानी कि इकोनॉमिक्स की हो रही है, जिसमें हम लोग सेक्शन बी को शुरू किए हैं। पिछली क्लास में हमने चैप्टर 5 को शुरू किया था, जो कि समावेशी विकास से संबंधित था, और उसमें हम लोग एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। और इस क्लास में 3 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, जिससे कि ये चैप्टर यानी कि समावेशी विकास वाला चैप्टर जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज का क्वेश्चन है, समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रमुख प्रावधानों का वर्णन करें। यानी कि कुल मिला के इस क्वेश्चन में हम लोग को 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना में जो भी प्रावधान था समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उसके बारे में वर्णन करना है। तो जैसे कि हम लोग समावेशी विकास पिछली कक्षा में हम लोग कर चुके थे कि समावेशी विकास से क्या अभिप्राय है और समावेशी विकास किस प्रकार से उभर कर सामने आया था। तो समावेशी विकास था क्या? तो समावेशी विकास एक ऐसा संकल्पना था जिसमें समाज के सभी लोग, विशेष करके गरीब और वंचित वर्ग के विकास को मुख्य धारा में लाना था। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि समावेशी विकास एक विकास की ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें समाज के सभी वर्ग, जैसे कि गरीब हो गए, हास्यकृत वर्ग हो गए या फिर वंचित वर्ग हो गए, उनको अवसर का समानता सुनिश्चित करना था। यानी कि समाज के सभी वर्ग को विकास की प्रक्रिया में समान रूप से शामिल करना ही समावेशी विकास का मुख्य उद्देश्य था। तो इन्हीं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना में क्या क्या प्रावधान किया गया है, उस चीज़ को हम लोग को इस क्वेश्चन में डील करना है। तो 11वीं एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास की रणनीति को स्पष्ट रूप से अपनाया गया। तो जैसे कि पिछला क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे कि 10वीं पंचवर्षीय योजना के समय ही समावेशी विकास प्रभावी रूप से उभर कर आया था, लेकिन 11वीं पंचवर्षीय योजना के माध्यम से ही समावेशी विकास के लिए क्या क्या नीति होगा उसको हम लोग स्वीकार किए थे। तो 11वीं एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास की रणनीति को स्पष्ट रूप से अपनाया गया तथा समावेशी एवं धारणीय विकास यानी कि सतत विकास को मूल लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया। तो 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना में इसका क्या नीति होंगे उसको स्पष्ट रूप से अपनाया गया और साथ ही साथ समावेशी विकास और धारणीय विकास के लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया। समावेशी विकास में लक्षित समुदाय को ध्यान में रखकर विकास की रणनीति निर्मित की जाती है। लक्षित समुदाय मतलब क्या हो गया? वैसे वर्ग जो गरीब होंगे या फिर वंचित होंगे, हास्यकृत होंगे, उन सबको टारगेट करते हुए उनके लिए जो नीति अच्छी होगी उनको बनाया गया। तथा इस अवधारणा के अंतर्गत सकल घरेलू उत्पाद को एक साध्य के रूप में देखा गया तथा इस साधन के माध्यम से लक्षित समुदायों का बहुआयामी विकास संभव हो सकता है। यानी कि जो रणनीति अपनाया गया उसमें जो जीडीपी था यानी कि सकल घरेलू उत्पाद को साध्य के रूप में देखा गया। साध्य बोलने का मतलब यहाँ पे 2 वर्ड है, एक साध्य हो गया और एक साधन हो गया। तो साध्य मतलब क्या और साधन, ये 2 चीज़ है। तो साध्य और साधन, तो जैसे कि हम लोग समावेशी विकास का प्रमुख उद्देश्य क्या है कि जो भी वंचित वर्ग है उनको आगे करना है, यानी कि समाज के सभी हास्यकृत या फिर वंचित वर्गों को आगे करना है। तो इन्हें आगे करने के लिए हम लोग जीडीपी का सहायता लेंगे। तो हम लोग का जो लक्ष्य हो गया वो क्या हो गया? गरीब, हास्यकृत या फिर वंचित वर्गों को विकास करना है। तो वो हम लोग का साध्य हो गया, यानी कि वो हम लोग का लक्ष्य हो गया। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि साध्य मतलब क्या हो गया? लक्ष्य हो गया। अब इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम लोग जिसका उपयोग करेंगे, यानी कि इस चीज़ों को प्राप्त करने के लिए जिनका हम प्रयोग करेंगे, वो हम लोग का कहलाएगा साधन। तो यहाँ पे साधन क्या हो जाएगा? हम लोग का जीडीपी हो जाएगा। तो हम लोग का क्या होगा? गरीब, वंचित, हास्यकृत वर्ग के लोगों को विकास करना हम लोग का क्या होगा? साध्य हो गया। और इस साध्य को पूरा करने के लिए हम लोग जिस माध्यम का उपयोग करेंगे उसको क्या बोलेंगे? हम लोग साधन बोलेंगे। तो इस अवधारणा के अंतर्गत सकल घरेलू उत्पाद को एक साध्य के रूप में यानी कि जीडीपी को एक लक्ष्य के रूप में देखा गया तथा इस साधन के माध्यम से लक्षित समूह को बहुआयामी विकास संभव हो सकता है। तो जीडीपी को एक लक्ष्य के रूप में देखा गया, यानी कि जीडीपी को अगर हम लोग ग्रो करेंगे तो इससे क्या होगा? जो भी हम लोग का वंचित वर्ग है वो सबको बहुआयामी यानी कि बहुत तरीके से हम लोग विकास संभव कर सकते हैं। अब समावेशी विकास एक व्यवहारिक एवं व्यापक संकल्पना है जिसका मुख्य उद्देश्य वंचित, हास्यकृत एवं सीमांत वर्गों का सशक्तिकरण एवं बहुआयामी विकास है, जिसके माध्यम से इन वर्गों को समाज की मुख्य धारा से संबद्ध कर विकास के क्रम को समरूप एवं सर्ववर्गीय बनाना है। तो ये कुल मिलाकर समावेशी विकास का डेफिनेशन हो गया। अब है क्या कि 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास का जो लक्ष्य था वो,
तो 11वीं एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी वृद्धि एवं विकास का लक्ष्य। तो भारत में आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया का स्वीकार किया गया था तथा योजनागत विकास के लिए पंचवर्षीय योजना लागू किया गया। एकीकृत एवं राष्ट्रीय योजना के निर्माण के लिए 1950 में एक अतिरिक्त सांविधिक संस्था के रूप में योजना आयोग का गठन किया गया, लेकिन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कर दिया गया और पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के मध्य संचालित की गई। यानी कि जो पहला पंचवर्षीय योजना था उसके बारे में बताया जा रहा है, तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक और तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 के मध्य लागू की गई। तो यहाँ पे हम लोग को मुख्य रूप से 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ना है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना हो गया 2012 से 2017 तक और 11वीं पंचवर्षीय योजना हो गया 2007 से 2012 तक। तो समावेशी विकास की संकल्पना को 10वीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकार किया गया था, लेकिन 11वीं पंचवर्षीय योजना में इसका जो नीति था वो स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आई थी। लेकिन 11वीं एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास के लिए स्पष्ट कार्यक्रम की संकल्पना इस तथ्य पर आधारित है कि विकास का लाभ समाज के न्यूनतम वर्गों तथा समान रूप से वितरण होना चाहिए। यानी कि विकास के क्रम में निम्न वर्ग उपेक्षित नहीं होना चाहिए। तो हम लोग कुल मिला के समावेशी विकास के डेफिनेशन में ही ये पढ़ रहे हैं कि जो न्यूनतम वर्ग हो गया या निम्न वर्ग हो गया वे वंचित नहीं होने चाहिए, यानी कि सभी को लेकर इसमें विकास करने की बात कही गई है। तो समावेशी एवं आर्थिक विकास के लिए 11वीं एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। जैसे कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समावेशी विकास के लिए निम्नलिखित लक्ष्य घोषित किए गए। पहला, आर्थिक समृद्धि दर को 8% के रूप में प्राप्त करना है। कृषि समृद्धि क्षेत्र को 4% तक लाना है। उद्योग समृद्धि दर 3% करना है और सेवा समृद्धि दर को 11% के रूप में प्राप्त करना है। ये सब हो गया हम लोग का 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो भी लक्ष्य रखा गया था समावेशी विकास के लिए वो सब। इसके अलावा क्या हो गया कि योजना काल में 60 करोड़ रोजगार के अतिरिक्त अवसर विकसित करना है। यानी कि 11वीं पंचवर्षीय योजना और 12वीं पंचवर्षीय योजना में 11वीं पंचवर्षीय योजना में 60 करोड़ रोजगार भी उपलब्ध करना है। निर्धनता अनुपात में योजना की अवधि 10% से कम करना है। योजना के अंत तक संपूर्ण ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसके बाद हो गया 2001 से 2011 के मध्य दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर को घटाकर 16.2% के स्तर पर स्थिर करना है। फिर योजना के अंत तक सभी गांवों में स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना और योजना के अंत तक खाद्यान्न उत्पादन में कम से कम 2 करोड़ टन की वृद्धि करना। तो ये सब हो गया 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य हो गया। जैसे कि 60 करोड़ रोजगार उपलब्ध कराना, जो भी निर्धनता अनुपात है उसको 10% से कम करना, संपूर्ण विद्युतीकरण करना, स्वच्छ जल उपलब्ध कराना। तो ये सब मुख्य 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य हो गया समावेशी विकास के लिए। अब 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत तीव्रतर विकास के साथ समावेशी समृद्धि पर विशेष बल दिया गया। यानी कि तीव्र गति से विकास करना है, लेकिन इस विकास के क्रम में हम लोग को समावेशी विकास को भी ध्यान में रखना है, जिससे कि निर्धनता निवारण, शिक्षा, महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य, आधिकारिक अवसंरचना यानी कि आधारभूत अवसंरचना एवं पर्यावरण मामलों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। कुल मिला के 11वीं पंचवर्षीय योजना में हम लोग को तीव्र गति से तो विकास करना ही है, लेकिन इसमें हम लोग को समावेशी विकास पर भी बल दिया गया, जिससे कि हम लोग का जो कि निर्धनता निवारण हो गया या फिर शिक्षा हो गया, महिला हो गया या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, जैसे कि यानी कि आधारभूत अवसंरचना जैसे कि हो गया विद्युत आपूर्ति हो गया, जलापूर्ति हो गया, सड़क का निर्माण हो गया, बंदरगाह का निर्माण हो गया, ये सारा चीज़ पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया था। और यह जैसे कि आधारभूत अवसंरचना का निर्माण हो गया, जैसे कि सरकार ने सड़क बनवा दी, तो जिससे कि यातायात के साधन काफ़ी अच्छा से उपलब्ध हो जाएंगे, बंदरगाह हो जाएगा और साथ ही साथ इनके माध्यम से बहुत सारे रोजगार उपलब्ध होंगे। तो जो 60 करोड़ रोजगार का लक्ष्य रखा गया था, कहीं ना कहीं उसको भी इसके माध्यम से फुलफिल करने का उद्देश्य रखा गया था। इस योजना में शिक्षा पर व्यय में सर्वाधिक बढ़ोतरी की गई थी तथा इस योजना का लक्ष्य विकास को सर्वहितकारी बनाना था। यानी कि लगभग हर योजना का लक्ष्य ही होता है कि वो सर्वहितकारी बनाना होता है, तो इसका भी उनमें से एक ही ये उद्देश्य था। अब इस योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 15 सूत्री योजना के क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया गया तथा साथ ही साथ यह घोषणा की गई कि अल्पसंख्यक बाहुल जिले में विकास एवं अन्य सहायता कार्यक्रमों के संचालन में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा तथा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी लोगों को एक समान लाभ प्रदान किया जाएगा। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 15 सूत्री
योजना को क्रियान्वित किया गया अल्पसंख्यकों के लिए, तथा साथ ही साथ ये भी निर्धारित किया गया कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के आधार पर कोई भी किसी भी प्रकार का विभेद उत्पन्न नहीं होगा और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी लोगों को एक जैसा लाभ प्रदान किया जाएगा। तो ये सब जो था हम लोग का 11वीं पंचवर्षीय योजना का समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या क्या लक्ष्य रखा गया था वो सब हो गया। तो फिर क्वेश्चन में क्या था कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रमुख प्रावधान। तो अभी 12वीं पंचवर्षीय योजना, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना एवं समावेशी विकास। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत त्वरित संपोषणीय तथा अधिक समावेशी समृद्धि को महत्वपूर्ण लक्ष्य के रूप में घोषित किया गया था तथा इस योजना के अंतर्गत 25 प्रमुख सूचक को शामिल किया गया। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में हम लोग का संपोषणीय विकास यानी कि एक जैसा विकास का बात किया गया और साथ ही साथ उसमें समाज के सभी वर्गों को भी सम्मिलित किया जाएगा, यानी कि समावेशी विकास के बारे में बात किया गया, जिसमें 25 प्रमुख लक्ष्य को प्रमुख सूचक को शामिल किया गया। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत वित्तीय समावेशन एवं पर्यावरण संरक्षण तथा संपोषणीय विकास पर भी विशेष बल दिया गया है। तो जैसे कि आ गया संपोषणीय विकास यानी कि सतत विकास। तो सतत विकास में हम लोगों ने पढ़ा था सामाजिक, आर्थिक और वातावरणीय संकल्पना, यानी कि वहाँ पे वातावरण के बारे में हम लोग पढ़े थे, यानी कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित चीज़ पढ़े थे। तो अगर 12वीं पंचवर्षीय योजना में त्वरित संपोषणीय विकास का बात किया जा रहा है, यानी कि सिंपल सा बात है कि पर्यावरण संरक्षण का भी यहाँ पे बात करेगा। तो वही है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत वित्तीय समावेशन एवं पर्यावरण संरक्षण तथा संपोषणीय विकास पर भी विशेष बल दिया गया है। प्रमुख लक्ष्य क्या हो जाएगा? तो जीडीपी को 8% की समृद्धि दर तक लाना है। फिर एक कृषि क्षेत्र में 4% की समृद्धि दर, यानी कि जो हम लोग का 11वीं पंचवर्षीय योजना में था सेम टू सेम। औद्योगिक क्षेत्र में 7.6% की समृद्धि दर, जो कि हम लोग का 11वीं पंचवर्षीय योजना में 3% था। सेवा क्षेत्र में 9% की समृद्धि दर और विनिर्माण क्षेत्र में हम लोग का 7% का समृद्धि दर 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत निर्धारित किया गया। प्रत्येक राज्य में 11वीं पंचवर्षीय योजना से अधिक समृद्धि दर प्राप्त करना, तो जैसा कि 11वीं पंचवर्षीय योजना जितना प्राप्त हुआ है उससे अधिक प्राप्त करना इसका लक्ष्य रखा गया। उपभोग निर्धनता अनुपात में 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 10% की कमी करना था। योजना काल में 3 करोड़ अतिरिक्त रोजगार और कृषि क्षेत्र में उपलब्ध करवाना था। तो जैसे कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में 60 करोड़ रोजगार का बात किया गया था, उसी प्रकार से 12वीं पंचवर्षीय योजना में 3 करोड़ एक्स्ट्रा अतिरिक्त रोजगार और कृषि क्षेत्र में उपलब्ध कराना था। योजना के अंत तक 5 करोड़ लोगों को स्किल डेवलप करना था। तो योजना के अंत तक 5 करोड़ लोगों को कौशल विकास का प्रशिक्षण तथा कौशल प्रमाण पत्र प्रदान करना था। इसके बाद आ जाएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक शिक्षा प्राप्त करने की औसत आयु 7 वर्ष सुनिश्चित किया गया। योजना के अंत तक शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अंतर को समाप्त करना था। शिशु मृत्यु दर 25/1000 तथा मातृत्व मृत्यु दर को 100 पर लाख पर स्थिर करना था। यानी कि 1000 बच्चों का अगर जन्म हो रहा है तो उसमें 25 बच्चों की मृत्यु तथा 1 लाख माताओं में 100 माता की मृत्यु तक ही इसको निर्धारित करना था। फिर 6 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिंगानुपात को 950/1000 तक प्राप्त करना था। कुल प्रजनन दर को 2.1% पर स्थिर करना था और योजना के अंत तक 0 से 3 आयु वर्ग के बच्चों में कुपोषण के स्तर को कम से कम आधे स्तर तक नियंत्रित करना था। फिर सिंचित भूमि का क्षेत्रफल 90 मिलियन हेक्टेयर से बढ़ाकर 130 मिलियन हेक्टेयर करना था। 8वां पॉइंट हो जाएगा योजना के अंत तक संपूर्ण ग्रामीण विद्युतीकरण। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में भी संपूर्ण विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया था। तो सिंपल सी बात है कि अगर वहाँ पे फुलफिल नहीं हुआ था, जिसकी वजह से 12वीं पंचवर्षीय योजना में फिर से ग्रामीण विद्युतीकरण को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट 11वीं पंचवर्षीय योजना में भी था और 12वीं पंचवर्षीय योजना में भी। योजना के अंत तक सभी गाँव में पक्के सड़क के माध्यम से मुख्य सड़क से जोड़ना था। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक सभी राष्ट्रीय राजमार्ग तथा राज्य राजमार्ग को कम से कम 2 लेन मानक के अनुरूप परिवर्तन करना था। और 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत EW यानी कि ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर परियोजना को पूरा करना था। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक ग्रामीण टेली डेंसिटी को कम से कम 70% तक प्राप्त करना था। टेली डेंसिटी यानी कि टेलीफोन घनत्व। फिर योजना के अंत तक स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति को सुनिश्चित करना था। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में भी ये लक्ष्य था। और योजना के अंत तक वन एवं वन आच्छादन क्षेत्रों में 5 मिलियन हेक्टेयर की वृद्धि करना। तो जैसे कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कि संपोषणीय विकास का बात किया गया था, तो पर्यावरण आ ही गया। 15वां क्या हो गया कि योजना के अंतर्गत 30,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा को सृजन करना था। और 16 हो जाएगा योजना के अंतर्गत 90% परिवारों को बैंकिंग सेवा से जोड़ना था। सभी अनुदान एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों को प्रत्यक्ष नगद हस्तांतरण यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम के अंतर्गत शामिल करना था। तो ये सब हो गया हम लोग का
12वीं पंचवर्षीय योजना का क्या क्या लक्ष्य रखा गया था समावेशी विकास के लिए। अब 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 7 प्रायिकता वाले क्षेत्र की सूची तैयार की गई थी तथा इसके अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्र शामिल है। यहाँ पे प्राथमिकता होगा, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 7 प्राथमिकता क्षेत्र का सूची तैयार किया गया था, जिसके अंतर्गत क्या क्या हो गया, तो वृहद रोजगार वाले क्षेत्र जैसे कि वस्त्र एवं सिलाई वस्त्र, हैंडलूम तथा हस्तकला, चमड़ा और फुटवेयर, रत्नाभूषण तथा खाद्य प्रसंस्करण, विनिर्माण क्षेत्र जैसे कि मशीन एवं औजार तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं हार्डवेयर। तो ये जो हो गया हम लोग का 7 प्राथमिकता में से पहला प्राथमिकता वाला क्षेत्र, तो वृहद रोजगार वाला क्षेत्र ये सब हो गया। तो ये सबको अच्छी तरीके से डेवलप करना था। फिर रणनीतिक सुरक्षा वाले क्षेत्र जैसे कि एयर स्पेस, रक्षा उपकरण और दूर संचार तथा जहाजरानी जैसी योजनाओं को सही तरीके से करना था। स्वच्छ ऊर्जा वाले क्षेत्र जैसे कि सौर ऊर्जा और स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी। चौथा हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अवसंरचनात्मक विकास। इनमें पूंजीगत उपकरण जैसे कि भारी मशीनरी उपकरण, भारी परिवहन उपकरण और खनन उपकरण तथा अर्थ मूविंग उपकरण को शामिल किया गया। पांचवा लक्ष्य क्या हो गया, तो जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया या फिर चिकित्सा उपकरण, ये सबको विकास करना था। और छठा हो गया MSME यानी कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों का विकास करना था। एक पॉइंट यहाँ पे छूट गया है। तो कुल मिला के 12वीं पंचवर्षीय योजना में 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्र का सूची शामिल किया था, जो कि ये सब रहा। अब है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पर्यावरण एवं संपोषणीय विकास पर भी विशेष ध्यान केंद्रित किया गया तथा साथ ही साथ समावेशी एवं तीव्र विकास को मुख्य लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया, जो कि पीछे का लाइन था, सेम टू सेम आ गया। और इस योजना के अंतर्गत शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गए तथा शिक्षा के क्षेत्र में लैंगिक एवं सामाजिक अंतराल को समाप्त करने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में जो भी लैंगिक भेदभाव था उसको खत्म करने का कोशिश किया गया। और समग्र रूप से 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पर्यावरणीय संरक्षण, संपोषणीय विकास, समावेशी विकास तथा तीव्र समृद्धि को विशेष मानक के रूप में स्वीकार किया गया। जी देखिए हम लोग के संपोषणीय विकास था, अगर संपोषणीय विकास आ गया तो पर्यावरणीय संरक्षण का भी बात करेगा। और साथ ही साथ ये जो पूरा क्वेश्चन था वो समावेशी विकास से ही संबंधित था, तो समावेशी विकास और तीव्र विकास को विशेष मानक के रूप में स्वीकार किया गया। तो इस प्रकार से जो हम लोग का ये क्वेश्चन था कि समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख प्रावधान क्या था, वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि ब्लू इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले ब्लू इकोनॉमी क्या है ये जानेंगे हम लोग। फिर ब्लू इकोनॉमी के महत्व का सविस्तार उल्लेख कीजिए। साथ ही बताइए कि ब्लू इकोनॉमी तथा ब्लू वाटर इकोनॉमी में क्या अंतर है। तो ब्लू इकोनॉमी क्या हो गया कि जैसे कि अगर कोई भी देश है तो वहाँ पे जो भी संसाधन उपलब्ध है उन्हीं संसाधनों का प्रयोग करके देश को आगे लाना है, यानी कि न्यूनता की स्थिति से प्रचुरता की स्थिति में लाना है। लेकिन इस यानी कि उन संसाधनों का प्रयोग करके देश को अधिक से अधिक हम लोग को विकास करना है। लेकिन इस विकास के क्रम में हम लोग को पर्यावरण को नज़रअंदाज नहीं करना है, बल्कि पर्यावरण के संरक्षण करते हुए विकास के रास्ता को अपनाना है। तो ब्लू इकोनॉमी क्या हो गया, सबसे पहला कि ब्लू इकोनॉमी शब्द का उद्भव जो था वो गुंटीर पावली के द्वारा लिखित पुस्तक द ब्लू इकोनॉमी 10 ईयर्स 100 इनोवेशंस और 100 मिलियंस जॉब से हुआ था। ब्लू इकोनॉमी क्या है, व्यापारिक मॉडल का प्रमुख उद्देश्य स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों के बल पर ही समाज को न्यूनता की स्थिति से प्रचुरता की स्थिति तक लाना है, लेकिन इसमें पर्यावरण को भी ध्यान में रखना है। और ब्लू इकोनॉमी पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए विकास का रास्ता अपनाती है। इस प्रकार यह सतत विकास का मार्ग प्रशस्त करती है, क्योंकि सतत विकास में भी बताया गया था कि एक जैसा विकास करना है और साथ ही साथ उसमें हम लोग को पर्यावरण यानी कि पर्यावरण को भी ध्यान में रखना है। तो कुल मिला के ब्लू इकोनॉमी क्या हो गया कि कोई भी देश में जो भी संसाधन है उन्हीं संसाधनों का प्रयोग करके न्यूनता की स्थिति से प्रचुरता की स्थिति में लाना है, लेकिन इस क्रम में हम लोग को पर्यावरण संरक्षण को भी ध्यान में रखना होगा। और ब्लू इकोनॉमी शब्द आया कहाँ से, तो गुंटीर पावली की जो पुस्तक थे द ब्लू इकोनॉमी 10 ईयर्स 100 इनोवेशन और 100 मिलियन जॉब्स, तो वहाँ से ये उभर कर आया। अब एक ब्लू इकोनॉमी का महत्व क्या है, तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि ब्लू इकोनॉमी क्या था और उसका महत्व का सविस्तार उल्लेख कीजिए। तो डेफिनेशन हो गया, अब इसका महत्व है। तो ब्लू इकोनॉमी नवाचारों को प्रोत्साहन प्रदान करती है। नवाचार न सिर्फ उत्पादन को बढ़ावा देता है बल्कि रहन सहन
को भी नवीन आयाम प्रदान करता है और नवाचार को प्रोत्साहन देने से नए उद्यमियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। सेकंड है, ब्लू इकोनॉमी के अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों के कुशलतम प्रयोग को बढ़ावा दिया गया है, जिससे कम संसाधनों से ही अधिकतम विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके, यानी कि डेफिनेशन जो बोला गया था वही वाला है। तीसरा हो गया कि ब्लू इकोनॉमी नए नए विचारों को बढ़ावा देती है, यानी कि नवाचारों को प्रोत्साहन प्रदान करती है। चौथा, ब्लू इकोनॉमी की अवधारणा काफ़ी बड़ी है क्योंकि इसके अंतर्गत जहाज रानी जैसी नौवहन गतिविधियों को भी शामिल किया गया। इनके ब्लू इकोनॉमी में देश का डेवलपमेंट का तो बात किया गया है, पर्यावरण संरक्षण का भी बात किया गया, इसके साथ ही साथ जहाज रानी जैसे नौवहन गतिविधियों को भी शामिल किया गया। पांचवा हो गया कि ब्लू इकोनॉमी पर्यावरण हितैषी अवधारणा है क्योंकि इसके तहत अधिकांश वस्तुओं का परिवहन आंतरिक जलमार्गों के द्वारा किया जाता है, जिससे ट्रक एवं ट्रेन से होने वाले प्रदूषण से भी बचाव होता है। तो जैसे कि ब्लू इकोनॉमी पढ़े कि हम लोग को न्यूनता से प्रचुरता की स्थिति तक जाना है, लेकिन उसके तहत हम लोग को पर्यावरण संरक्षण को भी ध्यान में रखना है। तो अगर हम लोग ट्रेन से या फिर ट्रक से जाएंगे तो बहुत ज़्यादा उससे कार्बन निकलता है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होगा, जिसकी वजह से हम लोग जल मार्ग को अपनाने में यहाँ पे ज़्यादा जोर देते हैं। तो ब्लू इकोनॉमी क्या हो गया, पर्यावरण हितैषी अवधारणा है क्योंकि इसके तहत अधिकांश वस्तुओं का परिवहन आंतरिक जल मार्गों के द्वारा किया जाता है, जिससे कि ट्रक एवं ट्रेन से होने वाले प्रदूषण से भी बचाव होता है। ब्लू इकोनॉमी एक पर्यावरण हितैषी विस्तृत अवधारणा है क्योंकि इसमें ग्रीन इकोनॉमी के साथ साथ जहाज रानी जैसी नौवहन गतिविधियों को भी शामिल किया जाता है, जबकि ब्लू वाटर इकोनॉमी में समुद्र तटीय तथा समुद्री अर्थव्यवस्था को ही शामिल किया जाता है। तो ब्लू इकोनॉमी का महत्व क्या क्या हो गया कि ये नवाचार को प्रोत्साहन करता है, इसके अलावा ये अधिकतम विकास के मार्ग को प्रशस्त करते हैं, नए नए विचारों को बढ़ावा देते हैं, पर्यावरण हितैषी है जिसकी वजह से हम लोग अधिकतर परिवहन जल मार्ग के माध्यम से करते हैं। ये सब हो गया ब्लू इकोनॉमी का महत्व हो गया। अब आगे था कि ब्लू इकोनॉमी और ब्लू वाटर इकोनॉमी में क्या अंतर है उसको देखते हैं। तो ब्लू इकोनॉमी क्या हो गया, पर्यावरण हितैषी हो गया, और ये क्या है, एक व्यापक अवधारणा है या फिर विस्तृत अवधारणा है क्योंकि इसमें विकास के साथ साथ हम लोग पर्यावरण संरक्षण का भी बात कर रहे हैं, और इसी के अंतर्गत हम लोग जहाज रानी जैसे नौवहन गतिविधि को भी शामिल किए हैं। जबकि ब्लू वाटर इकोनॉमी क्या हो गया, तो जो भी समुद्र तटीय हो गए या फिर समुद्री अर्थव्यवस्था, बस यही दोनों को ब्लू वाटर इकोनॉमी में शामिल किया गया। देखिए ब्लू इकोनॉमी में समावेशी विकास, ब्लू इकोनॉमी में क्या हो गया कि पर्यावरण हितैषी को शामिल किया गया है, ग्रीन इकोनॉमी को शामिल किया गया, जहाज रानी जैसी नौवहन गतिविधियों को भी शामिल किया गया। जबकि ब्लू वाटर इकोनॉमी में सिर्फ और सिर्फ समुद्र तट और समुद्री अर्थव्यवस्था को ही शामिल किया गया है। और इसके अंतर्गत क्या हो गया कि जो भी तटीय क्षेत्र हो जाएंगे या फिर द्वीपीय राज्य हो जाएंगे, वहाँ पे आजीविका के पूरक साधन उपलब्ध पर इनका ज़्यादा फोकस होता है। तो ब्लू वाटर इकोनॉमी में समुद्र तटीय तथा समुद्री अर्थव्यवस्था को ही शामिल किया गया, जबकि ब्लू इकोनॉमी में ग्रीन इकोनॉमी के साथ साथ जहाज रानी जैसी नौवहन गतिविधि को भी शामिल किया गया है। साथ ही साथ ब्लू इकोनॉमी में न्यूनता से प्रचुरता, यानी किसी भी देश में जो भी संसाधन है उसका प्रयोग करके न्यूनतम से प्रचुरतम की स्थिति में हम लोग का आना ब्लू इकोनॉमी का लक्ष्य था। और इसमें क्या हो गया, ब्लू वाटर इकोनॉमी का जोर तटीय एवं द्वीपीय राज्यों को आजीविका के पूरक साधन उपलब्ध कराने पर होता है। तो ये हो गया ब्लू इकोनॉमी और ब्लू वाटर इकोनॉमी में डिफरेंस हो गया। तो ब्लू इकोनॉमी को अगर ब्लू वाटर इकोनॉमी से देखा जाए तो ब्लू इकोनॉमी जो हो गया वो ब्लू वाटर इकोनॉमी से अधिक बड़ा हो गया, क्योंकि उसमें जो भी देश के संसाधन है उसके प्रयोग का बात किया गया, उसके साथ ही साथ पर्यावरण को ध्यान में रखा गया, साथ ही साथ इसमें जहाज रानी जैसे नौवहन गतिविधियों को भी शामिल किया गया। जबकि ब्लू वाटर इकोनॉमी में सिर्फ और सिर्फ समुद्र तटीय और समुद्री अर्थव्यवस्था को ही शामिल किया गया। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि ब्लू इकोनॉमी नवाचार को बढ़ावा देती है तथा पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए विकास के रास्ते को अपनाती है। ब्लू इकोनॉमी जहाँ एक वृहद अवधारणा है, वहीं ब्लू वाटर इकोनॉमी महज समुद्री तटीय क्षेत्रों एवं द्वीपीय राज्यों की अर्थव्यवस्था से संबंधित होती है। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन था हम लोग का कि ब्लू इकोनॉमी से क्या तात्पर्य है, ब्लू इकोनॉमी का क्या महत्व है और ब्लू इकोनॉमी और ब्लू वाटर इकोनॉमी में क्या अंतर है, यानी कि इस क्वेश्चन में 3 चीज़ के बारे में पूछा गया था, वो तीनों चीज़ हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी छोटा है, लेकिन यहाँ से जो हम लोग का ये चैप्टर है चैप्टर 5 यानी कि समावेशी विकास, तो कहीं ना कहीं यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा हो सकता है कि समावेशी विकास में ही ब्लू इकोनॉमी के महत्व को समझाने के लिए पूछा जाएगा या फिर ब्लू वाटर इकोनॉमी को ही ऐड किया जाएगा। ऐसा नहीं कि यही छोटा सा क्वेश्चन आएगा, इसमें जो भी आएगा इस क्वेश्चन से पूरा मतलब इस चैप्टर से मिला के एक क्वेश्चन बनाया जाएगा। अब क्या है कि ग्रीन बॉन्ड क्या है और भारत में इसकी आवश्यकता क्यों है और साथ ही साथ इसका क्या लाभ है उसको बताने के लिए बताया गया। तो सबसे पहला चीज़ ग्रीन बॉन्ड।
तो ग्रीन अगर आ गया मतलब कि हम लोग को पर्यावरण का बात कहीं ना कहीं करेगा ही। और बॉन्ड क्या हो गया, तो बॉन्ड जो है वो ऋण साधन के रूप में होता है, और कोई भी संस्था और कंपनी क्या करता है, अपने निवेशकों को इसके माध्यम से धन इकट्ठा कराती है। तो बॉन्ड क्या हो गई, ऋण साधन के रूप में हो गया, जिसके माध्यम से कोई संस्था या फिर कोई कंपनी निवेशकों से धन इकट्ठा करती है। और जो भी निवेशकों से इनको जो भी धन मिलता है, उस धन का प्रयोग वो कहाँ पे करेंगे, तो पर्यावरण को स्वच्छ रखने में करेंगे। यानी कि जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा हो गया, स्वच्छ परिवहन हो गया, धारणीय जल प्रबंधन, ये सब के लिए करेंगे। तो इस बॉन्ड के माध्यम से उगाई ही गई पूंजी का इस्तेमाल हरित परियोजना यानी कि ग्रीन परियोजना या फिर पर्यावरण मित्र परियोजना जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन तथा धारणीय जल प्रबंधन आदि के लिए किया जाता है। यानी कि कुल मिलाकर ग्रीन बॉन्ड क्या हो गया कि हम लोग को ग्रीन बॉन्ड, इस बॉन्ड के तहत जो भी हम लोग को पैसा मिलेगा उस पैसे का प्रयोग हम लोग हरित परियोजना यानी कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए जो भी योजनाएं हैं उनमें हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा हो गया, स्वच्छ परिवहन हो गया और धारणीय जल प्रबंधन आदि के लिए किया जाएगा। और इस बॉन्ड का सबसे पहला प्रयोग वर्ष 2007 में वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया था। और भारत में सर्वप्रथम इस बॉन्ड को यस बैंक ने वर्ष 2015 में जारी किया था। यानी कि भारत में सबसे पहला ग्रीन बॉन्ड जो था वो यस बैंक के द्वारा 2015 में जारी किया गया था। इसका आवश्यकता क्यों पड़ा, तो चूँकि हम लोग का टारगेट था क्या कि 2030, तो यह वर्ष 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 33 से 35% तक कमी लाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए किया गया था। तो कार्बन उत्सर्जन को कम करना था, यानी कि कहीं ना कहीं पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और इसीलिए यहाँ पे ग्रीन बॉन्ड की संकल्पना उभर कर आई थी। तो 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 33 से 35% तक कमी लाने के लक्ष्य को पूरा करना था। और दूसरा पॉइंट हो गया कि भारत ने वर्ष 2000 तक लगभग 175 गीगावाट तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के निर्माण के लक्ष्य को रखा गया था, जिसे पूरा करने के लिए हरित बॉन्ड की तकरीबन 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता थी। फिर पेरिस समझौता 2015 में हुआ था, जिसके तहत 17 लक्ष्य को स्वीकार किया गया था। तो पेरिस समझौते के लिए भारत में INDC अपनी उत्सर्जन तीव्रता के लिए भारत वचनबद्ध है। यह भारत का वचनबद्ध। तो पेरिस समझौता के तहत ही 17 लक्ष्य को स्वीकार किया गया था। तो पेरिस समझौते के लिए भारत की INDC अपनी उत्सर्जन तीव्रता के लिए भारत का वचनबद्ध है। और चौथी हो जाएगी 12वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार यह तीव्र एवं धारणीय विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। और पांचवा, भारत में उच्च ब्याज दरों के कारण नवीकरणीय ऊर्जा की लागत में होने वाली वृद्धि को कम करने के लिए किया गया था। तो ये सब जो हो गया भारत की आवश्यकता हो गया, जिसकी वजह से ग्रीन बॉन्ड की आवश्यकता महसूस की गई थी, क्योंकि कार्बन उत्सर्जन को कम करना था, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन को डेवलप करना था, उसके बाद पेरिस समझौते में जो भी बात किया गया था उसको हासिल करना था। इसके अलावा जो 12वीं पंचवर्षीय योजना में तीव्रतर और धारणीय विकास की बात किया गया था उसको भी बढ़ावा देना था। तो ये सब कुछ आवश्यकता थी भारत की, जिसकी वजह से ग्रीन बॉन्ड की संकल्पना भारत में 2015 में आया था, जो कि यस बैंक के द्वारा सबसे पहले जारी किया गया। अब यह है कि ग्रीन बॉन्ड को अपनाने से क्या क्या लाभ हो सकता है उसके बारे में। तो भारत में ग्रीन बॉन्ड अपनाने के निम्न लाभ हैं, जैसे कि यह जारीकर्ता को धात्विक विज्ञान को प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। ये बॉन्ड वाणिज्यिक बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋणों के ब्याज की तुलना में कम ब्याज दर वाले होते हैं, यानी कि जो भी यहाँ पे ब्याज होगा वो बाकी नॉर्मली बैंक के ब्याज से काफ़ी कम होगा। और ये हरित उद्यमों में निवेश करने के लिए उत्सुक लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। यानी कुल मिला के ऐसे लोग जो चाहते हैं कि वे पर्यावरण को सुरक्षित करें, लेकिन उन्हें कोई माध्यम नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वे ग्रीन बॉन्ड के तहत वो अपनी इच्छा को और पर्यावरण संरक्षण को कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग अभी तक टोटल 4 क्वेश्चन कर लिए हैं। पहला क्वेश्चन समावेशी विकास से क्या अभिप्राय था, और समावेशी विकास की संकल्पना पर प्रकाश डाले, जो कि पिछले क्लास में किए थे। और इस चैप्टर में 3 क्वेश्चन हो गया, यानी कि ऑल ओवर हम लोग का 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से हो गया। अब जो भी क्वेश्चन आएगा यही 4 क्वेश्चन से मिला के 1 क्वेश्चन बनाया जाएगा। तो ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम लोग बहुत जल्द ही छठा चैप्टर को शुरू करेंगे। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसके थ्रू ऐड हो सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।